गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर 1 जो कि था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के ऊपर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़े थे रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होती है, बिल किस तरीके से पास होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 में हमने जाना कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। सेकेंड यूनिट में हम देखा कि कंसिडरेशन क्या होता है। जब कोई दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके बदले कंसिडरेशन दोनों को आपस में क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें जरूरी है एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए। अब हम आज करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 3, जो कि बताता है कि अदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें एक ऑफरर है एक ऑफरी है, दोनों आपस में क्या करते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं म्यूचुअली। तो इसमें और अदर चीजें क्या क्या है वो सब हम आज इस क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है ना, एक ऑफरर और दूसरी ऑफरिंग, तो ये दोनों कैपेसिटी में तो है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है भी या नहीं। इसमें भी हमने देखा था कि साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और थर्ड है इसमें नॉट डिस्क्वालीफाइड। तो ये 3 पॉइंट्स आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्री कंसेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का होना क्यों जरूरी है। फर्स्ट के सेकंड एंड थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, कौन से कंसिडरेशन को हम बोलेंगे कि ये लॉफुल कंसिडरेशन है। और फिर लास्ट में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कोई भी एग्रीमेंट है तो वो इनिशियली ऐसा हमें पता नहीं होना चाहिए कि भैया ये वॉइड है। अगर ऐसा होगा तो वो फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग ये देखेंगे आज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 चीजें होगी। सबसे पहला कि माइनर नहीं होना चाहिए, दूसरा अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, थर्ड डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं माइनर नहीं होना चाहिए, तो माइनर का क्या मतलब होता है, माइनर का मतलब 18 ईयर्स से लेस, यानी जैसे ही कोई 18 ईयर्स का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और मेजर होते ही वो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। देखो लॉ क्या क्या कहता है इस बारे में। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट एंड पोजीशन। पहला कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब यही कि वो शुरू से ही वॉइड माना जाएगा। A minor is not competent to contract and any agreement with or by minor is void from the very beginning. From the very beginning के लिए हमने क्या यूज किया, void ab initio। ठीक है, तो कोई भी कोई और थर्ड कोई सेकंड पार्टी अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या माइनर खुद इनिशिएट करता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, दोनों ही केस में क्या होगा, void ab initio माना जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है मोहारी दीदी एंड धर्मोदास घोष। ये केस लॉ है, केस लॉ 1903 में हुआ था। मिस्टर डी अ माइनर मोर्टगेज हिज हाउस फॉर 20,000 टू मनी लेंडर, बट द मोर्टगेज money lender had paid him 8,000 only. Subsequent, the minor had filed a suit for cancellation of contract. Held the contract is void as Mr. D is minor, therefore he is not liable to pay anything to lender. यानी इस केस में क्या हुआ कि एक माइनर है, माइनर डी, एंड उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, लैंडर के साथ, और उसको क्या किया, अपना होम मॉर्टगेज पे दे दिया। और इसके बदले इसने क्या किया था, इसको 8,000 रुपीज दे दिए थे। अब हुआ ये कि बाद में लेंडर को पता चला ये माइनर था और उसने इस मोर्टगेज के लिए इस पे क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया।
तो इस केस में क्योंकि लैंडर ने क्या किया, वो माइनर के साथ एग्रीमेंट किया था, तो माइनर ना तो वो उसको ये लोन मिलने वाला है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ना ही उसको ये उसके 8,000 रुपये मिलने वाले हैं जो कि वो माइनर को पे कर चुका है। माइनर के पास अब इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो उसको उसके पैसे रिटर्न करे। सेकेंड हमारे पास है नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। सेम एग्जांपल में लेते हैं कि बी जैसे ही मेजर हो जाता है, मान लो वो इस टाइम क्या था 17 ईयर्स का था और अब वो हो गया 18 ईयर्स का, और तब अगर लैंडर इस पे केस फाइल करेगा तो क्या वो तब वैलिड माना जाएगा? तो इसका आंसर है नो। जैसे ही सेम एग्रीमेंट को अगर माइनर मेजर होने के बाद उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास है माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, इसमें ये कह रहा है कि माइनर बेनिफिशियरी तो हो सकता है, और अगर उसको कुछ बेनिफिट मिला है ना तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव कर सकता है। Not competent to contract, nothing in contract that prevents minor from making other party bound to him. Thus, a promissory note executed in favor of minor is not a void and can be sued upon by him. यानी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग लेते हैं कोई प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया गया था माइनर के फेवर में, ठीक है, तो इस केस में अगर ये प्रोमिसरी नोट फेल हो जाता है, प्रोमिसरी नोट फॉल्टी निकलता है, तो क्या ये माइनर केस कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, ही कैन, क्योंकि ये उसके बेनिफिट में है तो वो वहाँ पे ये चीज कर सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यानी माइनर जो है ना इस चीज का फायदा उठा सकता है, वो बोल सकता है कि हाँ भाई मैं माइनर हूँ। A minor can always plead minority and not stop to do so even when they has taken loan or entered into one contract by falsely representation that was major. And the rule of estoppel cannot be applied against a minor. Rule of estoppel मैंने ना keywords highlight किए हैं इसमें। अब हम देखते हैं rule of estoppel क्या कहता है। रूल ऑफ स्टॉपल कहता है कि ये रूल कहता है कि अगर आपने कोई ना पहले कोई स्टेटमेंट दे दी है, स्टेटमेंट दी है 1 और बाद में आप स्टेटमेंट 2 देते हो जो कि उसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट 2 आप नहीं दे, यानी आप जो पहली बात बोल रहे हो वो दूसरी बात के अपोजिट में नहीं हो सकता, ये कहता है रूल ऑफ स्टॉपल। बट रूल ऑफ स्टॉपल जो है ना वो माइनर के केस में नहीं लगता, यानी माइनर ने अगर पहले ये बोला कि मैं मेजर हूँ, उसने ये बात छुपाई और किसी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब बाद में वो ये बात बोल सकता है कि नहीं भाई मैं तो माइनर हूँ, मैं माइनर हूँ, मैं माइनर हूँ, मैं माइनर हूँ, मतलब बहुत गलत फायदा उठा रहा है वो यहाँ पे इस बात। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज में क्या होता है, इसमें ये है कि अगर आप माइनर हो, मोस्ट ऑफ द यू आप लोग क्या हो गए माइनर ही होते, तो माइनर पर्सन के केस में क्या होता है, अगर आपको कुछ नेसेसरीज के लिए अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ चीजें मिल रही है ना, तो उसके केस में आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करी जा सकती कि भाई अब तो तुम वापस करो मुझे ये चीजें, ठीक है, आपके असेट्स के अगेंस्ट वो चीज चार्ज की जा सकती है आपके लीगल गार्डियन के द्वारा, लेकिन आपके ऊपर कोई इसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, द केस ऑफ नेसेसिटी सप्लाइड टू माइनर or to any other person whom such minor is legally bound to support is governed by section 68 of Indian Contract Act. Claim for necessities supplied to a minor is enforceable by law, यानी अ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाईज टू माइनर, ये माइनर को अगर कुछ नेसेसिटी सप्लाई करनी है तो वो कानून कहता है जिस चीज को करनी ही पड़ेगी, बट माइनर इज नॉट लायबल टू पे एनी प्राइस, लेकिन उसको क्या है इसके बदले कुछ प्राइस पे करने की जरूरत नहीं, दैट ही मे प्रॉमिस और नेवर
फॉर मोर देन वैल्यू ऑफ नेसेसरीज, देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो लाइबल होंगी, वो बिल्कुल लाइबल होने वाली है। तो इसकी कंडीशंस क्या क्या है, इसमें दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आपको क्या होगा, वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज मिल जाएगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड रीजनेबिलिटी नेसेसिटी, मतलब उसके अच्छे हित में होना चाहिए। एंड दूसरा, माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस, यानी उसके पास ऑलरेडी कोई दूसरा बैकअप नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है और तब आपने किसी माइनर के लिए उसकी नेसेसिटीज के लिए खर्चा किया है, तो आप उसकी असेट के अगेंस्ट चार्ज कर सकते हो। उसके असेट लाइबल होगा बट वो पर्सनली कभी भी लाइबल नहीं होने वाला। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि श्रुति थी बीइंग अ माइनर परचेज्ड अ लैपटॉप फ्रॉम हर फॉर हर ऑनलाइन क्लास of 70,000 on credit card from a shop, but her assets could only be 20,000. The shopkeeper could not hold Shruti personally liable and could recover only amount recoverable through her asset. ठीक है? Contract by guardian, how far enforceable? माइनर के लिए अगर गार्डियन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बिल्कुल वैलिड होंगे। जो माइनर सेटलमेंट इज वॉइड, हिज गार्डियन कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ, तो इसमें कीवर्ड्स क्या क्या रहेंगे, तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ऑन माइनर्स बिहाफ। Will a guardian make a contract for minor which is within his competence, which is for the benefit of minor, there will be valid. उसके अंदर होना चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। This will be valid contract which minor can enforce. No specific performance. A minor's agreement being absolutely void, there can be no portion of specific performance. No insolvency. माइनर को कभी भी हम लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। यानी अगर मान के चलो एक माइनर ने आपको क्या है, चेक इशू करके दे दिया, ठीक है, और आपने क्या किया, वो चेक डिपॉजिट किया बैंक में, आपको पता चला कि चेक क्या हो गया, बाउंस हो, तो उस केस में आप माइनर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि माइनर को हम जो है वो क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। माइनर जो है पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में इसकी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर सिर्फ बेनिफिट, सिर्फ प्रॉफिट का बात है, तो माइनर क्या है उसके लिए पार्टनर। माइनर कैन बी एन एजेंट, बिल्कुल वो एजेंट भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, तो ऐसे इंसान को एजेंट बना के क्या फायदा, कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। माइनर कैन नॉट बाइंड परसेंटेज, और माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट्स और गार्डियन, यानी माइनर ने अगर कोई ऐसी हरकत कर ली जिसके कारण उसके पेरेंट्स को बर्दाश्त करना पड़े या उसके पेरेंट्स को पे करना पड़े, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिचा a minor entered into contract for buying a scooty from a dealer and mentioned that her parents will be liable for the payment. अब डीलर ने क्या किया, उसके पेरेंट्स पे केस कर दिया जब उसने पेमेंट नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स को बाउंड कर दिया, वो नहीं हो सकता। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट, अगर एक अडल्ट और एक माइनर ये दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लायबिलिटी किसकी होगी, other than minor. माइनर एज अ शेयर होल्डर, देखो बहुत ही रेयर ऐसा केस होगा कि माइनर एज अ शेयर होल्डर होगा, यूजुअली नहीं होता है, बट बाय मिस्टेक अगर माइनर शेयर होल्डर बन जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी को रजिस्टर से उसका नाम हटाना पड़ेगा। एमसीक्यू में आता है। फिर लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, टॉर्ट्स का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जो कि गलत है बट अदर देन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कवर नहीं हो रहा है, उसके अलावा अगर किसी और एक्ट में वो कवर होता है तो हम उसको बोलते हैं टॉर्ट्स। A minor is liable in torts unless the tort is reality is a breach of contract, यानी वो liable होगा, ठीक है। बाकी और भी किसी भी तरह की अगर लाइबिलिटीज है माइनर के ऊपर तो वो लाइबल होगा, he will be liable except breach of contract। अब सेकंड है हमारा पर्सन ऑफ साउंड माइंड। अब तक हमने देखा माइनर के बारे में, उसके बारे में हमने 15 पॉइंट्स पढ़े, यूजुअल पॉइंट्स। अब हम देख रहे हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या है, देखो, एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। वही होता है साउंड माइंड, जो कि एक रैशनल जजमेंट कर सकता है अपने बारे में कि हाँ ये ठीक है, या ये मेरे लिए सही है, या मेरे लिए ये गलत है। अपने बेनिफिट में, अपने इंटरेस्ट के बारे में वो सोच सकता है। अब सेम अगर आपने किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वॉइड। फिर हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन में और भी कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे कि आपके पास द फॉलोइंग पर्सन फॉल्स इन दिस कैटेगरी। कौन कौन से, फॉरेन सॉवरेन, एम्बेसडर, एलियन, इन एनिमी, कॉर्पोरेशन एंड इंसॉल्वेंट एक्सेट्रा। ये चीजें आप बाय इसे आपको, इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, 3-4 बार। अब हमारे पास फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ कि आप पे किसी तरह का जोर, जबरदस्ती, किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन या फ्रॉड ऐसे कुछ ना हो, तब आपने कंसेंट दिया है, उस कंसेंट को क्या बोलेंगे, फ्री कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग ले लेते हैं, consent is not free when it is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake। ये सारे इसके पार्ट्स हैं। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री करना इज कंसेंट।